गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारी ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम 12वीं जीव विज्ञान का जो नया सिलेबस है एनसीईआरटी का लागू हुआ है उसका जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पार्ट है जीवों में जनन, उसमें सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं सामान्य रूप से कि जनन क्या होता है। तो जनन में क्या होता है, देखो कि अपने समान नई संतति जो उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो जनन कहलाती है। अब इसके प्रकारों की बात करें तो इसके दो प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब यहाँ हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि जीव का जीवन काल क्या होता है या उसकी जीवन अवधि क्या होती है। तो देखो, प्रत्येक जीव है वो एक निश्चित अवधि तक जीवित रहता है। प्रत्येक जीव एक निश्चित अवधि तक जीवित रहता है और उसके पश्चात प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त होता है। ध्यान रखना है यहाँ पर कौन सी मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु, यानी जिसमें जीव की मृत्यु है वो अपनी आयु पूरी करने के बाद में स्वतः मृत्यु हुई हो, किसी दुर्घटना से मृत्यु न हो। किसी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि, कहाँ से, जन्म से लेकर प्राकृतिक जो मृत्यु है वहाँ की जो अवधि है कौन सी, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु। जन्म से प्राकृतिक जो मृत्यु है वो उस जीव की क्या कहलाती है, जनन अवधि या उसका जीवन काल कहलाता है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किसी भी जीव का जो जीवन काल है वो एक क्या होता है, विशिष्ट होता है। यानी अलग अलग जो जीव हैं उनका जो जीवन काल है वो अलग अलग होता है। वो जो उसका जीवन काल है वो उसके आकार और जटिलता पर निर्भर नहीं करता है। मुख्य चीज़ क्या है यहाँ पर कि कोई भी जीव का जीवन काल है उसके आकार पर और उसकी जटिलताओं पर निर्भर नहीं करता है। वो अलग अलग आकार के, चाहे कैसे भी आकार के हों। जैसे उदाहरण दिया है इसमें कौवा और तोता। कौवा और तोता दोनों का आकार लगभग हम देखें तो एक जैसा आकार होता है, लेकिन उनके जीवन काल में बहुत अधिक अंतर होता है। जैसे कोए का जीवन काल यहाँ बताया 15 वर्ष, जबकि तोते का जीवन काल है कितना, 140 वर्ष होता है। इसलिए ये जो है जीवन काल जो है वो निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता है, आकार और जटिलता पर। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर है कि आम के जो पौधा है उसका जो जीवन काल है वो 200 वर्ष है, और जबकि पीपल का जो पादप है उसका जीवन काल बताया कितना, 2500 वर्ष उसका जीवन काल होता है। इसी प्रकार आगे हम देखें कि जीवन की कोई भी अवधि, कोई भी जीव है वो अगर एक बार क्या कह रहा है कि उसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी क्या है, सुनिश्चित है। ये एक अटल सत्य है कि कोई भी जीव जो इस पृथ्वी पर आया है उसकी मृत्यु क्या होगी, निश्चित होगी। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं, कुछ एक कोशिकीय जीव, कौन से जीव, एक कोशिकीय जीव, यानी उस जीव में कितनी, एक कोशिका होगी। क्या होगी, एक कोशिका होगी। तो ऐसा जो एक कोशिकीय जीव होगा उस जीव में क्या होगी, उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। जैसे अमीबा उदाहरण दे रखा है इसमें कि वो क्या करते हैं कि जैसे जैसे वृद्धि करते हैं तो उनमें जीव क्या करता है, विभाजन। जैसे अमीबा की बात करें हम तो वो क्या करता है कि जैसे ही वो जनन करता है तो उसमें ये द्विविभाजन होता है और वो 2 संतति अमीबा का निर्माण कर लेता है। उसकी मृत्यु नहीं होती, वो मरने से पहले ही 2 जीवों में विभक्त हो जाता है। तो ऐसे जीवों को अमर जीव कहा जाता है। तो यहाँ पर मुख्य चीज़ आई कि ऐसा कौन सा जीव है जिसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। तो आपका उत्तर हो जाएगा अमीबा। अगला है कि जीवों में जनन एक जैविक प्रक्रिया है। किसी एक विकसित जीव में अपने समान नवीन जीव को जन्म देता है। वे जीव जो नवीन जीव को जन्म देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जनक कहते हैं, यानी पेरेंट कहते हैं जो नए जीव को जन्म दे रहे हैं। जन्म देने वाले को तो कहेंगे क्या, जनक।
और जो नया जीव क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, जो नया जीव बन रहा है, उसे जीव को हम क्या कहेंगे, संतति कहते हैं। उस जीव को हम क्या कहते हैं, संतति कहते हैं। और वो संतति भी बाद में क्या करती है, वृद्धि करके परिपक्व होती है और प्रजनन योग्य होकर फिर से क्या करने लग जाती है, जनन करने लग जाती है। कि इस प्रकार से जो जीव हैं उनमें हम क्या कर रहे हैं, जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी अगर हम जीवों की बारे में हम देखें तो उन जीवों की जो आयु है वो क्या होती है, अलग अलग प्रकार से होती है। और उस अलग अलग प्रकार की जो आयु है उस आयु के बारे में हम बात करें तो जैसे यहाँ पर दिया गया है कि अगर हम कोए की आयु की बात करें या गाय की आयु की बात करें, जैसे गाय की आयु की हम बात करें तो गाय की जो आयु है हमारी, वो गाय की आयु होती है कितनी, गाय की आयु बता रखी है कितनी दे रखी है, गाय की आयु होती है 26 वर्ष। और अगर हम तोते की आयु की बात करें तो होती है 140 वर्ष। मगरमच्छ की आयु की बात करें तो होती है 60 वर्ष। घोड़े की आयु की बात करें तो होती है 50 वर्ष। फल मक्खी में लगभग 30 दिन की आयु होती है। धान जो है हमारा, चावल जो है, उसकी जो आयु होती है 4 महीना। कछुए की जो आयु होती है 150 से 100 से 150 वर्ष। और अगर हम बरगद की बात करें तो होती है कितनी, 300 से 500 वर्ष। जबकि हमने पीछे देखा कि पीपल की जो आयु होती है वो होती है 2500 वर्ष तक। हाथी की आयु की बात करें हम तो हाथी की आयु होती है 75 वर्ष। और गुलाब की आयु होती है 10 वर्ष। कुत्ता की जो आयु है वो 15 से 16 वर्ष होती है। तितली की आयु 1 से 2 हफ्ते होती है। और कौवा की आयु 15 वर्ष। केले की जो आयु होती है कितनी, 25 वर्ष। कितनी होती है, 25 वर्ष होती है केले की आयु। तो ये था आयु के संबंध में कि अलग अलग जो जीव हैं उनकी आयु या उनका जो जीवन काल है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ये जो जीवन काल है वो जीव के आकार पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद में हम देखें कि एक जीव है वो जनन क्यों करता है, एक जीव है वो जनन क्यों करता है, उसके प्रजनन के क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहला है उसका जीवन, कि पृथ्वी पर जीव है वो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करता है, जनन करता है। प्रत्येक जीव अपना अस्तित्व सुरक्षित रखने के लिए क्या करता है, प्रजनन करता है। अगर जीव जनन नहीं करेगा तो उसकी मृत्यु के साथ ही उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव को क्या आवश्यक है, जनन आवश्यक है। दूसरा जो पॉइंट हमारा वो है कि जीव जो है वो अपने जाति की जीवन क्षमता बनाए रखने के लिए, यानी जनन से जाति की निरंतरता बनी रहती है जिससे उसकी जाति विलुप्त नहीं होती। अगर जीव लगातार जनन करता रहेगा तो उसकी जाति बनी रहेगी, वरना उसकी जो जाति है वो उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए जीवों को अपनी जाति की जीवन क्षमता या अपनी जाति को बनाए रखने के लिए भी जनन आवश्यक होता है। इसके अलावा जनन से जीवों में विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं। जनन से जीवों में क्या उत्पन्न होती हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जनन से जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और इन विभिन्नताओं के कारण ही जीव पृथ्वी पर क्या रहता है, जीवित रहता है। इसलिए जीवों को पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए और विभिन्नताएं उत्पन्न करने के लिए भी जनन आवश्यक होता है। जनसंख्या संगठन बनाए रखने के लिए भी जनन है आवश्यक होता है। जनन के द्वारा ही जैसे नवजात शिशु, युवा, प्रौढ़ व्यक्ति, वृद्धों की जो संख्या है उसका नियमन यानी नियंत्रण जो है वो बना हुआ रहता है। जनन के द्वारा प्रतिस्थापन भी होता है कि प्रतिस्थापन जनन द्वारा अनुकूल परिस्थितियों एवं प्राकृतिक मृत हुए जीवों को नए जीवों से क्या होता है, प्रतिस्थापन भी होता है। ये भी जो हमारा है वो भी किसके द्वारा होता है, जनन के द्वारा। तो जनन क्यों आवश्यक है, एक तो जीवन के लिए, अस्तित्व के लिए, दूसरा है जाति की जीवन क्षमता के लिए, तीसरा है विभिन्नताओं के लिए, चौथा जनसंख्या संगठन, और पांचवा है वो है प्रतिस्थापन के लिए भी क्या आवश्यक होता है, जीवों में जनन आवश्यक होता है। तो ये जो था वो जनन की आवश्यकता के बारे में हुआ। अब हम पढ़ते हैं
प्रकारों के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं? जनन के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं कि सामान्य तो जो जनन है वो कितने प्रकार का होता है, जनन कितने प्रकार का होता है। तो सामान्य रूप से हम जनन के प्रकारों की बात करें तो जनन के जो प्रकार हैं वो होते हैं कितने? जनन जो है वो सामान्यतः होता है कितने प्रकार का? सामान्यतः जनन होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है सामान्यतः जनन? 2 प्रकार का जनन होता है। और वो 2 प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखो, जनन के जो 2 प्रकार हैं वो होते हैं कौन कौन से? अलैंगिक व लैंगिक। पहला प्रकार है अलैंगिक और जो इसका दूसरा प्रकार है वो होता है कौन सा? लैंगिक। तो इसके 2 प्रकार होते हैं, अलैंगिक व लैंगिक। तो सजीवों की क्या करें, यहाँ पर जनन के हम प्रकार की बात कर रहे हैं तो सामान्यतः जो हमारा जनन है वो 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सजीवों की संरचना, निवास स्थान और कार्य की में क्या पाई जाती है? अत्यधिक विविधता। विविधता है कि सभी सजीवों की संरचना, निवास स्थान और कार्य की क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, समान नहीं होते हैं। होने के कारण प्रजनन जो है वो प्रक्रिया भी एक प्रकार की नहीं होती यानी इनकी संरचना, इनका निवास और इनके कार्य की अलग अलग होती है। ये अलग अलग होने के कारण ही इनमें जो जनन की प्रक्रिया है वो भी क्या नहीं होती? एक प्रकार की नहीं होती है। इसलिए सजीवों में जो जनन है वो 2 प्रकार का बताया गया है। कौन सा? अलैंगिक और लैंगिक। कौन सा? अलैंगिक और लैंगिक। 2 प्रकार का जनन होता है। अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन नहीं होता। इसमें क्या बात करें हैं? अलैंगिक जो है उसमें युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन क्या होता है? नहीं होता है। युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन नहीं होता है किसमें? अलैंगिक जनन में। लेकिन अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो उसमें युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन दोनों क्रियाएं। अलैंगिक जनन है उसमें युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन नहीं होता है, जबकि जो हमारा लैंगिक जनन है उसमें युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन होता है। तो ये इसमें मुख्य अंतर है अलैंगिक जनन में और लैंगिक जनन में कि अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण होता है, युग्मक संलयन होता है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन नहीं होता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं अलैंगिक जनन। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? अलैंगिक जनन में सबसे जो मुख्य बात यहाँ पर यह है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आकारिकी एवं आनुवांशिक रूप से जनक के क्या होती है? समान होती है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति क्या होती है? आकारिकी और आनुवांशिक रूप से जनक के क्या होती है? समान। ये सभी जो संतति हैं वो और जनक एक दूसरे के क्या होते हैं? क्लोन। इसकी संतति और जनक एक दूसरे के क्या होते हैं? क्लोन होते हैं। देखो यहाँ से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पीछे के जो पेपर है पुराने एनसीईआरटी जब चलती थी तब यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है। जैसे एक बार प्रश्न पूछा गया है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संततियों को क्लोन क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन था क्या? अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संततियों को क्लोन क्यों कहा जाता है? अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संततियों को क्लोन क्यों कहा जाता है? तो उसका आंसर है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आकारिकी एवं आनुवांशिक रूप से जनक के क्या होती हैं? बिल्कुल समान होती हैं। इसलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संततियों को क्लोन कहना अधिक उपयुक्त है। उसके बाद में ऐसे भी आया है कि क्लोन किसे कहते हैं? क्लोन किसे कहते हैं? तो उसका आंसर होगा कि आकारिक एवं आनुवांशिक रूप से समान संततियों को क्या कहते हैं? क्लोन। फिर है इस जनन में सभी विभाजन कैसे होंगे?
समसूत्री। सभी विभाजन कैसे विभाजन होंगे? समसूत्री। युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन नहीं होगा। युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन की प्रक्रिया इस प्रकार का जो जनन है उसमें नहीं होता है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि ये जो जीव है अलैंगिक जनन है वो प्राय निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। उच्च श्रेणी के जो कशेरुकी जीव हैं, उच्च श्रेणी के जो कशेरुकी जीव हैं उनमें जैसे परंतु उच्च कोटि के जो पादप हैं ये उच्च कशेरुकी जीव हैं उनमें ये जनन नहीं पाया जाता है, और जो उच्च कोटि के जो पादप हैं उनमें भी इस प्रकार का जो जनन है उसकी जो विधि है वो पाई जाती है। अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं अलैंगिक जनन का वो कौन कौन सा प्रकार का होता है, उसमें देख रहे हैं हम। और उसके बाद अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो अलैंगिक जनन का जो प्रकार है वो कौन कौन से प्रकार का ये अलैंगिक जनन है वो हमारा होता है। अलैंगिक जनन के प्रकार में हम देखें तो वो अनेक विधियों से होता है। उसमें हमारी जो सबसे पहली जो विधि है अलैंगिक जनन के प्रकार की वो विधि है विखंडन। कौन सी विधि है? विखंडन विधि है। विखंडन पहली जो हमारी अलैंगिक जनन के प्रकार की विधि है वो विधि है हमारी कौन सी? विखंडन विधि है। और इस विखंडन विधि में हम देखें, देखो इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक कोशिका दो या दो से अधिक समान या बराबर माप के संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है और विखंडन की क्रिया निम्न के द्वारा संपन्न हो सकती है। देखो विखंडन में क्या कह रहे हैं कि कोई भी ये मुख्य कोशिका है, ये कोशिका क्या होगी? दो बराबर आकार की कोशिकाओं में विभक्त होगी। ये कोशिका है वो कितनी? दो बराबर आकार की कोशिकाएं, देखो समान व बराबर माप की अपनी संतति कोशिकाओं में क्या होगी? विभक्त। चाहे वो दो कोशिकाएं हों या दो से अधिक हों, लेकिन कैसे होंगी? समान माप की कोशिकाएं होंगी। कैसी होंगी? समान एवं बराबर। समान एवं कैसी होंगी? बराबर माप की कोशिकाएं होंगी। अगर वो कोशिकाएं कितनी बढ़ रही हैं? दो बढ़ रही हैं। अगर कोशिकाएं कितनी हो रही हैं? दो, तो उसको बोलेंगे द्विविखंडन। द्विखंडन क्या बोलेंगे? द्विखंडन। और अगर वो कोशिकाएं क्या हो रही हैं? अगर वो कोशिकाएं दो न बढ़ करके दो से ज़्यादा हो रही हैं तो उसको क्या बोलेंगे? बहुखंडन। जैसे पहला इसका प्रकार है द्विखंडन और दूसरा इसका प्रकार है बहुखंडन। देखो द्वि मतलब कितने? दो खंड। कितने खंड? दो, तो वो होगा द्विखंडन। देखो इस प्रकार में एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है। कितने भागों में? दो भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग है वो वृद्धि करके नए जीव का या नई कोशिका का क्या करता है? निर्माण करता है तथा प्रत्येक भाग वृद्धि करके कोशिका या जीव का निर्माण करता है। विखंडन द्वारा जो है होने वाले जीवों की जो मृत्यु है वो विरल होती है। विरल, देखो यहाँ पर आया है विरल। विरल का मतलब है बहुत ही कम। बहुत ही कम, कि ऐसे जो प्राणी हैं उनकी मृत्यु बहुत ही कम होती है। जैसे हमने अभी पहले देखा कि अमर होते हैं, यानी वो मरते ही नहीं, मरने से पहले ही दो भागों में बंटकर दो नए नए जीवों का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। और इसका जो उदाहरण है वो आया है किसमें? जैसे अमीबा में, पैरामीशियम, युग्लेना और डाइएटम। इनमें द्विखंडन पाया जाता है कि ऐसे जो जीव हैं वो दो बराबर के टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। बहुविखंडन में क्या होता है कि एक जो जीव है वो दो से अधिक बराबर आकार के टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव का निर्माण करता है। किसमें क्या होगा कि जैसे ये एक जीव है, अब इस जीव से बहुत सारे समान आकार के टुकड़े टूट जाते हैं। कितने? दो से अधिक। इसलिए ऐसा जो जनन होता है उसको हम बोलते हैं क्या? बहुखंडन। कौन सा जनन कहते हैं? बहुखंडन। और इसका उदाहरण आता है किसमें? प्लाज्मोडिया में और मोनोसिस्टस में। उसके बाद में हम आगे देखते हैं मुकुलन। कौन सा जनन देखते हैं? मुकुलन जनन। इस प्रकार का जो जनन है मुकुलन जनन, उसमें क्या होता है? किस प्रकार के जनन में जीव से छोटी बहुवर्दी या कलिका उत्पन्न होती है।
कोई भी जीव है, ये मान लो ऐसा एक कोई जीव है, अब इस जीव में पहले ऐसे छोटी सी वर्दी निकलती है, जो अतिवर्दी निकलती है इसे हम कहते हैं क्या, कलिका या मुकुल। क्या कहते हैं, कलिका या मुकुल। ये प्रारंभ में जीव से लगी हुई रहती है और बाद में ये क्या होती है कि ये जो कलिका है वो प्रारंभ में क्या होती है, मात्र पौधे से या मात्र जीव से जुड़ी रहती है और धीरे धीरे क्या करती रहती है, वृद्धि करती रहती है। फिर बाद में ये मात्र जीव से अलग हो जाती है और एक स्वतंत्र जीव का निर्माण करती है, कि प्रारंभ में जनक कोशिका से जुड़ी हुई रहती है और बाद में अलग होकर नए जीव में परिपक्व हो जाती है। और ऐसा जो उदाहरण है वो होता है यीस्ट में और राइजोपस में। किसमें आता है ऐसे जीव, यीस्ट और राइजोपस में ऐसा पाया जाता है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में एक से अधिक कलिकाएं, क्या कह रहे हैं, वैसे सामान्यतः एक जीव में एक ही कलिका उत्पन्न होती है, लेकिन क्या करें, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में एक से अधिक कलिकाएं विकसित हो सकती हैं। जैसे उदाहरण आता है टोरुला अवस्था में। कौन सी अवस्था में, टोरुला अवस्था में क्या हो सकती हैं, एक से अधिक जो हैं वो कलिकाएं उत्पन्न हो सकती हैं, वरना सामान्यतः एक जीव से एक ही कलिका विकसित होती है। उसके बाद में हम देखते हैं अगला जो जनन है वो होता है हमारा बीजाणुओं द्वारा जनन। कौन सा होता है, बीजाणुओं द्वारा जनन। देखो यहाँ पर क्या करें, अधिकांश जैसे कवक और शैवाल, कवक और शैवाल में विशेष गतिशील संरचनाओं के द्वारा जनन, गतिशील संरचनाओं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। उन्हें बोलते हैं चल बीजाणु या जू स्पोर। क्या बोलते हैं, चल बीजाणु या जू स्पोर, चल बीजाणु कहते हैं या जू स्पोर कहते हैं। यानी ये बीजाणु गतिशील होते हैं, लेकिन ये जो चल बीजाणु है सूक्ष्म एक कोशिकीय और पतली भित्ति युक्त संरचना होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, पतली भित्ति युक्त संरचनाएं होते हैं। इनमें गति करने के लिए ये कसाब जैसी संरचनाएं भी होती हैं। लेकिन दूसरे कुछ जलीय जीव हैं, जैसे इनमें पाए जाते हैं गतिशील, और गतिशील पाया जाता है जैसे किसमें, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास है, उसमें पाया जाता है कौन सा, गतिशील। और कुछ जीवाणु जो हैं उनमें अगतिशील बीजाणु भी पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण है यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स में या अचल बीजाणु पाए जाते हैं। किसमें, यूलोथ्रिक्स में अचल बीजाणु पाए जाते हैं। और इस अभी क्लेमाइडोमोनास जो था हमारा, उसमें पाया जाता है कैसा, चल बीजाणु, और यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है कैसा, गतिशील बीजाणु। यूलोथ्रिक्स में है जो हमारा वो है अचल बीजाणु, और क्लेमाइडो जो मोनास है हमारा उसमें है कौन सा, गतिशील, और इसमें है अगतिशील या अचल बीजाणु। उसके बाद में जो हमारा जनन का जो प्रकार है अगला वो है कौन सा, खंडन जनन। कौन सा होता है, खंडन जनन। खंडन जनन जो है हमारा, उसमें देखो ये जो हैं, इसमें देखना ये जो बीजाणु बन रहे हैं हम क्लेमाइडोमोनास है, और इसमें ये जो बीजाणु हैं वो कौन से हैं, चल बीजाणु हैं। कौन से हैं, चल बीजाणु। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हैं कोनेडिया, और ये हैं अचल बीजाणु। कौन से हैं, अचल बीजाणु। और यूलोथ्रिक्स में पाए जाते हैं अचल बीजाणु, और क्लेमाइडोमोनास में होते हैं चल बीजाणु। उसके बाद में हम अगला जो जनन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन में खंडन जनन। इस प्रकार के जो जनन है उसमें जनक की जो कोशिका है वो शरीर में क्या होती है, दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाती है, और प्रत्येक भाग या खंड नए जीव की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। अब इसमें जो मुख्य बात यह है कि जो ये विखंडन है वो पुराने भागों के सड़ने या प्राकृतिक मृत्यु के द्वारा होता है। कि कोई भी पुराना भाग है, ऐसे कोई भी जीव है, इसमें क्या हो गया कि इसके पुराने कुछ भाग क्या हो गए, सड़ गए, कुछ भाग क्या हो गए, सड़ गए, और इसमें कुछ बीच बीच में हैं वो सुरक्षित भाग बच गए। तो ये जो सुरक्षित भाग थे, ये जो सुरक्षित भाग थे वो बाद में क्या होते हैं, नए जीव में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और ऐसे जो उदाहरण है वो होता है रिक्शिया, मार्केंसिया और ब्रायोफाइटा। इनमें जो जनन होता है वो जनन होता है कौन सा, चले बीजाणु के द्वारा जनन, ये खंडन विधि के द्वारा जनन होता है। तो अभी जो हमने आज जो देखा उसका अभी 1 मिनट में हम रिवाइज करते हैं। कि सबसे पहले हमने देखा था जनन के प्रकार के बारे में,
और उसके बाद में हम देखेंगे इसके जो खंडन जनन पढ़ लिया हमने लास्ट, और अभी आगे की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे इसके बाद में। थैंक यू।